हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 13 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो व्हाट हैपन कि देखो, नेगोशिएटर्स एट जो थे आपके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो अभी हुई है ग्लासगो में, उसकी जो ड्राफ्टिंग है वो ड्राफ्टिंग कहाँ होने वाली है? उस पर ड्राफ्टिंग जो होगी वो होगी इजिप्ट और यूएई में। ठीक है। एंड अभी देखा जाए तो देर आर नेगोशिएटर्स, देर आर बहुत सारे नेगोशिएटर्स हैं और एक प्रॉपर ड्राफ्ट बनाया जाएगा जिसको पूरे वर्ल्ड के सामने और यूएन पब्लिश करेगा और बताया जाएगा भाई ये नेशन जो है इनका इतना इतना एमिशन है और ये लोग इस तरीके से अपने नेशन में पॉलिसी फ्रेम करके या पॉलिसी इंप्लीमेंट करके अपने कंट्री के अंदर ग्रीन हाउस एमिशन को ऐसे कंट्रोल करेंगे। ओके। और इतना याद रखना, इसकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस पैराग्राफ की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस पार्ट की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है ये वाली कि जो 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होने वाली है वो कहाँ होगी? एट शर्म एल शेख इजिप्ट एंड 20th एडिशन कहाँ होगा? यूएई में, जो कि 2023 में होगा। ओके, तो ये दो चीजें लिखने की जरूरत है और जो सीओपी 26 का जो ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट पे अभी नेगोशिएटर्स जो है वो नेगोशिएट करेंगे कि ड्राफ्ट किस हिसाब से बनाना है। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, तो चेन्नई का कल हमने एक इशू पढ़ा था कि चेन्नई में बहुत ज्यादा फ्लड की सिचुएशन आ जाती है। अब ये फ्लड की सिचुएशन हमने पूरी कहानी समझी है इसकी कि फ्लड की सिचुएशन है क्यों? बिकॉज ऑफ द रीट्रेटिंग मानसून, ऑल्सो नोन एज नॉर्थ ईस्ट मानसून, है ना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से विंड आती है और जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर बे ऑफ बंगाल से लेके आता है विंड, जिसके चलते जो रेनफॉल है वो रेनफॉल कहाँ हो जाती है? चेन्नई में और तमिलनाडु में। और आपका सदर्न आंध्रा में भी होता है, सदर्न आंध्रा में भी बारिश होती है, साउथ केरला, है ना, केरला के सदर्न पार्ट में भी बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो वही रिपोर्ट निकल के आई, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट निकल के आई। उसमें यही बताया गया कि जो चेन्नई में जो नॉर्मल रेल आती है, चेन्नई में जो नॉर्मल नॉर्मल रेनफॉल होती है उससे 5 गुना ज्यादा इस बार चेन्नई में रेन गिरा है, 5 गुना ज्यादा। ये बेसिकली न्यूज में बताया गया बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन कि कोविड 19 के समय, पैंडेमिक जब आया था तो पैंडेमिक के समय सोशल गैदरिंग को बंद कर दिया गया था, पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी, तो सारी की सारी चीजें सब वर्चुअली होने लगा था। लेकिन देखा जाए तो, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, यस, सो देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई ना कोई सोर्स तो होना चाहिए। सो ट्रांसपोर्टेशन भी बंद कर दिया गया था, मतलब रेलवे की ट्रेन भी बंद हो गई थी। बट एक पर्सन को अगर किसी इमरजेंसी काम के लिए कहीं जाना है तो उसको भाई ट्रेन की जरूरत पड़ेगी। तो रेलवे ने कुछ समय बाद स्पेशल ट्रेनें चलाना स्टार्ट कर दी थी। अगर अभी भी आप ट्रेवल करो करते हो ना, कभी आपने ट्रेन में ट्रेवल किया होगा ना, तो आपको कभी नॉर्मल ट्रेन मिली नहीं होगी, आपको स्पेशल ट्रेन मिली होगी। स्पेशल शताब्दी ट्रेन, स्पेशल राजधानी ट्रेन, स्पेशल मंगला एक्सप्रेस और डिफरेंट तरीके की चीजें। और देखा जाए तो फेयर चार्जेस भी इंक्रीज हो गए थे, मतलब जनरल का टिकट भी आपको नहीं मिल रहा था। आपको जनरल के टिकट के लिए भी सेकंड सीटिंग के लिए, इसका टर्म दे दिया सेकंड सीटिंग, उसके लिए भी आपको रिजर्वेशन कराने की जरूरत थी। आप डायरेक्टली ऐसे जा नहीं सकते थे। पहले क्या था कि आप प्लेटफॉर्म टिकट लेके अंदर जा सकते थे, प्लेटफॉर्म पर आप किसी को ड्रॉप करना है तो आप प्लेटफॉर्म टिकट लेके ड्रॉप कर सकते थे। लेकिन अब प्लेटफॉर्म टिकट बंद हो गया था। सो रेलवे ने क्या किया था, इंडियन रेलवे ने क्या किया था, इंडियन रेलवे ने प्राइस हाइक कर दिए थे टिकट्स के। बताया गया था कि 420 रुपीज फर्स्ट क्लास एसी का हाइक कर दिया था और 320 रुपीज सेकंड क्लास एसी का हाइक कर दिया था। ऐसे ही स्लीपर का भी हाइक हुआ प्राइस, फेयर, और वैसे ही आपका जनरल का भी हुआ जिसको सेकंड सेटिंग में कन्वर्ट कर दिया, स्लीपर का भी हुआ, थर्ड एसी का भी हुआ। लेकिन अब देखा जाए तो अब कोविड 19 जो है बहुत कंट्रोल में आ चुका है, इतना ज्यादा अब लोगों में टेरर नहीं है, लोग अब वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो इंडियन रेलवे ने ऐसा अभी ऐसा ऐसा लाइकली दे विल लाइकली टू रिज्यूम आर रेगुलर ट्रेन सर्विसेज। जो रेगुलर ट्रेन सर्विसेज चल रही थी उसी लाइन पे अब ट्रेन सर्विसेज चलेंगी और फेयर प्राइजेस जो है वो रिवर्ट हो जाएंगे प्री कोविड 19 लेवल पर। जो कोविड 19 के समय था, कोविड 19 के पहले था, कोविड 19 के आने के पहले जो था फेयर प्राइजेस रेलवे के, वही फेयर प्राइजेस होंगे इंडियन रेलवे के, वापस से आ जाएंगे। सो एन इंटरेस्टिंग न्यूज फ्रॉम दी आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड। सो व्हाट हैपन, सो यही बताएगा कि जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो 2.6% गिर गया इन द मंथ ऑफ सितंबर। ये बेसिकली बेसिकली रिपोर्ट निकल के आई
इकोनॉमिक रिपोर्ट निकल के आई बाय द इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑफिस के थ्रू, है ना। यही बताया गया कि भैया जो हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो 2.6% से गिरा है इन दी मंथ ऑफ सितंबर। वही हम अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 4.48% से इंक्रीज हो गया। तो रिटेल इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ। वही हमने लास्ट मंथ पढ़ा था कि रिटेल इन्फ्लेशन क्या है, कंट्रोल में आ गया था। मूविंग फर्दर, सो पीसी मूडी मतलब प्रमोद चंद्र मोदी। तो प्रमोद चंद्र मोदी क्या होंगे, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल होंगे। और देखा जाए तो ही इज द फॉर्मर आईआरएस ऑफिसर एंड ही वाज द फॉर्मर चेयरमैन आल्सो ऑफ सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। उसके ये चेयरमैन भी रहे। अब वो राज्यसभा के क्या रहेंगे, सेक्रेटरी जनरल, एंड वो रिप्लेस किसको करेंगे, पीपी के रामचरयल्लू। रामचरयल्लू को वो बेसिकली रिप्लेस करने वाले हैं। मूविंग फर्दर, सो एक सर्वे हुआ, एक स्टडी हुई, एंड स्टडी इज बेसिकली कंडक्टेड बाय द ICRIER और LIRNE। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड समझना है, थोड़ा सा बेसिक समझो, है ना। ये परसेंटेज कभी याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई इतने परसेंटेज के इतना परसेंटेज इतना हो गया, ये सब चीजें नहीं। जब तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई डेटा प्रेजेंट ना हो। अगर कोई इंडिपेंडेंट सर्वे कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट सर्वे पूरे तरीके से सही हो वो, है ना। वो उसने अपने पर्सपेक्टिव से किया होगा। अब जैसे कि कोई बोले कि भाई वाटर क्राइसिस, अब वाटर क्राइसिस अगर वो बुंदेलखंड वाले रीजन में करेगा या महाराष्ट्र के लातूर रीजन में करेगा तो वाटर क्राइसिस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर वो वहीं बेसिकली यूपी के गैंगटेक प्लेन में करेगा तो वहां पर उसको वाटर क्राइसिस देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए पैन इंडिया जब सर्वे होता है ना तो उसमें जो रिपोर्ट निकल के आती है वो रिपोर्ट हमारे लिए सही रहती है ना। लेकिन अब किसी एक एरिया में आपने सर्वे कर लिया, अब वो एरिया में वो प्रॉब्लम ही वही है, मेन प्रॉब्लम वही है, तो परसेंटेज तो हाई होगा। ठीक है। अब जैसे कि अब लोग बोलते हैं कि इलिटरेसी, तो अब इलिटरेसी आप यूपी में देखोगे तो यूपी में लिटरेसी ज्यादा मिलेगी आपको। ठीक है। तो फिर आप ये नहीं बोल सकते ना कि यूपी का हमने डेटा कलेक्ट किया और आप इंडिया को पूरे रिप्रेजेंट कर दो उसकी जगह कि भाई यूपी की लिटरेसी निकल गई तो मतलब इंडिया की लिटरेसी यही रहेगी। नहीं, अगर आप केरला की देखोगे तो केरला की 90 के ऊपर है फिर तो। इसीलिए तो हमें, लेकिन हमें प्रॉब्लम समझनी चाहिए, प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम क्या है, ऑथर समझाना क्या चाहता है, सर्वे क्यों किया गया, और सर्वे में जो रिजल्ट आया वो क्या डिपिक्ट करता है। तो व्हाट हैपन, एक स्टडी हुई और स्टडी में यह बताया गया कि कोविड 19 के समय जो रिमोट एजुकेशन हुई थी वो बहुत सारे बच्चों को इनएक्सेसिबल रहा। देखा जाए तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कि हम कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे, है ना। ये हमने बहुत बार पढ़ा है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है बहुत बार बहुत बच्चों को इम्पार्ट भी नहीं किया गया। लेकिन इस रिपोर्ट में एक थोड़ी यूनिक चीज समझ में आई। इसमें बताया गया कि 38% ऑफ द हाउस होल्ड, अगर 100 हाउस होल्ड में सर्वे किया गया इन लोगों ने तो उसमें से 38 हाउस होल्ड ने यह बताया कि हमने कोविड 19 के समय एक बच्चे को स्कूल से ड्रॉप आउट किया है। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी हो सकते हैं, रीजन हेल्थ भी हो सकती है। लेकिन यह बताया गया कि आउट ऑफ 100 38 हाउस होल्ड ने अपने एक बच्चे को ड्रॉप आउट किया है स्कूल से, मतलब एजुकेशन का लॉस हुआ है इस कोविड 19 के समय, बहुत नुकसान हुआ है। मूविंग फर्दर, सो हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को बिल्कुल स्किप करेंगे। सो व्हाट हैपेंड, सो फॉर्मर माइनिंग मिनिस्टर ऑफ यूपी गवर्नमेंट गायत्री प्रजापति, उनको आजीवन कारावास मतलब लाइफ टर्म सुना दिया गया है। तो अब देखो यूपी में एक अलग से कोर्ट्स है, एमपी एमएलए कोर्ट्स है तो ऑल ओवर इंडिया में, और वहीं एमपी एमएलए कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और गायत्री प्रजापति जो कि फॉर्मर माइनिंग मिनिस्टर रहे हैं यूपी गवर्नमेंट में और बहुत बड़े पॉलिटिशियन रहे फ्रॉम द समाजवादी पार्टी, उनको लाइफ टर्म सुना दी गई। और ये कौन सा केस था, उनके ऊपर मॉलेस्टेशन और रेप के चार्जेस लगाए गए थे। इस केस में उनको लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट दे दी गई। और आपको अगर थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो थोड़ा बहुत, तो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था लास्ट इन अराउंड सम 2016 में, ये 2017 में फैमिली फ्यूड हुआ था मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में पॉलिटिक्स को लेकर। पार्टी में जब फैक्शंस डिवाइड हो गए थे, शिवपाल यादव को निकाल दिया गया था। तो जो यूपी के होंगे वो थोड़ा ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो देख, ऐसा ऐसा बोला भी जाता है कि फ्यूड का जो बेसिकली मेन फ्यूड जो हुई थी वो इन्हीं पर्सन की वजह से हुई थी, गायत्री प्रजापति की वजह से हुई थी। बिकॉज अखिलेश यादव इनको पसंद नहीं करते थे, मुलायम सिंह यादव इनको पसंद करते थे। सो या बिकॉज ऑफ दिस पर्सन फ्यूड स्टार्ट हुआ था, फैमिली फ्यूड स्टार्ट हो गया था यादव फैमिली में।
मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, सो अजीत डोभाल जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, और एक उनकी जो रैंक है, एनएससी की रैंक है, वो कैबिनेट मिनिस्टर के बिल्कुल उसमें है, कैबिनेट मिनिस्टर के बिल्कुल पार, एट पार पे है। तो उन्होंने 73rd बैच जो था, आईपीएस का बैच जो था, है ना, उसकी बेसिकली दीक्षांत परेड थी, मतलब पासिंग आउट परेड। ठीक है, तो पासिंग आउट परेड थी एट दी आईपीएस की जो ट्रेनिंग होती है वो होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी, आपका हैदराबाद में है। उन्होंने एक वहां पर स्पीच में बताया, उन्होंने स्पीच में, जब वो दीक्षांत समारोह था, पासिंग आउट परेड थी, उन्होंने बेसिकली यही चीज बताई कि वॉर जो होते हैं, एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में वॉर जो होते हैं, सिविल वॉर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, अनअफोर्डेबल है, ये उन्होंने बेसिकली एक स्टेटमेंट दिया। तो बेसिकली वो इंटेलिजेंस को ज्यादा प्रमोट कर रहे थे कि इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस कितनी है, कि अगर इंटेलिजेंस ना होती तो इंडिया और पाकिस्तान कितनी बार वॉर में आ जाते, और इकोनॉमिक सिचुएशन कितनी खराब हो जाती, वर्सन हो जाती दोनों नेशन की, और बहुत सार एक्सपेंसिव एंड अफोर्डेबल, ये चीज उन्होंने बोली है, अनअफोर्डेबल। मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे लिए सिर्फ दो ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, जिसको डिस्कस अपन एक ही करेंगे, क्योंकि एक एडिटोरियल आप खुद से पढ़ना है, दैट इज अबाउट द फोकस ऑन फुल वैक्सीनेशन। ये अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं कि भाई फुल वैक्सीनेशन को लेकर। तो अब एडिटोरियल्स में यही है, जब भी कोई कोई नई चीज नहीं होती ना, तो एडिटोरियल्स उसी के अराउंड आते रहते हैं, उसी बेसिक टॉपिक के अराउंड। वैक्सीनेशन पे आ रहा है कि वैक्सीनेशन लगवाने की जरूरत है, पूरे फुल वैक्सीनेशन होना चाहिए, क्या हमने पढ़ा है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है फुल वैक्सीनेशन की। कल हमने एक न्यूज पढ़ी थी, अब वो न्यूज इसी वजह से आई क्योंकि कल हुआ क्या कि कल मनसुख मांडविया ने बोला था कि अराउंड 12 करोड़ लोगों ने अपना सेकंड डोज जो है स्किप कर रखा है, 12 करोड़ ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन ने। उसी के बेस पे ये न्यूज लिखा गया, और यही बताया गया कि कल एक न्यूज एक और आई थी कि INSACOG, उसने ये रिपोर्ट दी कि जो कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है वो ज्यादा हार्मफुल नहीं है। ओके, लेकिन हमें जो आज एडिटोरियल पढ़ना है, इसमें फोकस करना है, दैट इज अबाउट नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब ये लिखा क्यों गया, क्योंकि कल ऑन 14th ऑफ नवंबर वी सेलिब्रेट व्हाट, चिल्ड्रंस डे। और चिल्ड्रंस डे किसका बर्थ, किसका बेसिकली ऑन 14th ऑफ नवंबर किसका बर्थ हुआ था, जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, तो ये नैम से रिलेटेड है, तो पहले अपन थोड़ा नैम के बारे में समझ लेते हैं कि नैम है क्या, है ना। जब तक नैम के बारे में समझेंगे नहीं ना, तो समझ में नहीं आएगा। तो देखो, नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो कोल्ड वॉर के समय फॉर्म किया गया था। अब कोल्ड वॉर था क्या, देखो, जब वर्ल्ड वॉर 2 कंप्लीट हुआ, तो वर्ल्ड वॉर 2 कंप्लीट होने के बाद हमारा जो दुनिया है, हमारा जो वर्ल्ड है, वो डिवाइड हो गया था दो नेशंस के बीच में, एक था यूएसए, एक था यूएसएसआर। अब यूएसएसआर मतलब प्रेजेंट है रशिया और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, इन सबको मिला दो तो यूएसआर बन जाएगा, है ना। अब ये दो फैक्टर डिवाइड क्यों हो गए थे, क्योंकि यूएस जो था, यूएस अपने आप को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना चाहता था। यूएस बिलीव्स इन कैपिटलिज्म, यूएस बिलीव्स इन पर्सनल ग्रोथ। बट वही हम यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या थी, कम्युनिस्ट, मतलब सोशलिस्ट। देखा जाए तो कम्युनिस्ट भी पूरे तरीके से वो नहीं थे, बस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे चल रहे थे वो सोशलिस्ट, कि सोशलिस्ट पॉइंट पे थे। वो चाहते थे कि भाई ग्रोथ जो हो, वो ग्रोथ मास की हो, ना कि किसी एक सिंगल पर्सन की, ना कि किसी एक सिंगल एंटिटी की। तो सबकी अपनी आइडियोलॉजी है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबके अपने अपने सबके कैपिटलिज्म के प्रोज है, सोशलिज्म के भी प्रोज है, कॉन्स भी है कैपिटलिज्म के, कॉन्स भी है सोशलिज्म के। तो वर्ल्ड में डिवीजन हो गया था, छोटे छोटे जो नेशंस थे, मतलब पाकिस्तान, आपका चाइना, आपका आपका निकारागुआ, आपका क्यूबा, तो ये सारे जो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, ये सारे डिवाइड हो गए थे नेशंस। आधे नेशंस यूएस का सपोर्ट कर रहे थे, आधा नेशन यूएसआर का सपोर्ट कर रहे थे। तो देयर इज अ कोल्ड वॉर। और जितनी भी चीजें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई है टिल 1991, जितनी भी चीजें हुई हैं, चाहे एलटीटी का फॉर्मेशन क्यों ना हो, चाहे चाहे बेसिकली चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो, चाहे हमारा इंडिया पाकिस्तान का वॉर क्यों ना हो, चाहे जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी सारी सारी चीजें हुई हैं, वो बिकॉज ऑफ कोल्ड वॉर हुआ है, बिकॉज ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई कोल्ड वॉर की वजह से, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में जो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज ऑफ कोल्ड वॉर।
सो कोल्ड वॉर का मतलब कि डायरेक्टली हम आमने सामने नहीं आएंगे, हम प्रॉक्सी वॉर्स कराएंगे। और वही हुआ कोल्ड वॉर में। जब कोल्ड वॉर हुआ तो जब पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया दो नेशंस के बीच में, तो कुछ नेशन ऐसे थे जो न्यूली इंडिपेंडेंट थे, और कुछ मतलब कुछ नेशन कुछ ऐसे न्यूली इंडिपेंडेंट जैसे कि इंडिया। पाकिस्तान तो यूएस की तरफ इंक्लाइंड हो गया था, इंडिया हो गया, इजिप्ट हो गया, यूगोस्लाविया हो गया। अब यूगोस्लाविया ऐसी कोई कंट्री बची नहीं जो कि अब डिवाइड हो गई सर्बिया और चेक रिपब्लिक में। सो हुआ क्या, तो ये सारे नेशंस ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, थर्ड वर्ल्ड बना दिया। फर्स्ट वर्ल्ड यूएस का सपोर्ट करने वाले, सेकंड वर्ल्ड यूएसआर का सपोर्ट करने वाले, और थर्ड वर्ल्ड जो नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट, ना ही वो यूएस का सपोर्ट करेगा ना ही वो यूएसएसआर का सपोर्ट करेगा। ठीक है। और जो फर्स्ट नैम की समिट जो हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो कहां हुआ था? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया, इन द ईयर 1961। ठीक है। और इसमें 17 कंट्रीज थी और अराउंड 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे। इस नाम में कितनी कंट्रीज थी? 17 कंट्रीज। ओके। और अगर हम बात करें तो नाम जो है वो नाम बेसिकली यूएन के प्रिंसिपल्स पे ही बना था। ऐसा नहीं है कि नाम यूएन यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल पे नहीं बना हो, नहीं, यूएन के प्रिंसिपल से बना था। उससे बोला था कि हम इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करेंगे, बट हम यूएस का सपोर्ट, ना ही हम यूएस का सपोर्ट करेंगे ना ही हम यूएस का सपोर्ट करेंगे, हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन ऑथर का कहना है कि 60 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं नैम के फॉर्मेशन को। 1961 में पहली सबमिट हुई थी, तो 60 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं नैम की। और देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू का ये सबसे बड़ा स्टेप था, तभी जवाहरलाल नेहरू को बोला था कि ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया एवर हैड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी के टर्म्स में इंडिया का अगर सबसे अच्छा कोई प्रधानमंत्री रहा है तो वो हमारे जवाहरलाल नेहरू रहे हैं अभी तक। तो अब ऑथर ने प्रॉब्लम्स गिनाना स्टार्ट करी कि प्रॉब्लम्स क्या है। तो उससे पहले हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं कि भाई नाम के बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था। सो इट्स द मेन ऑब्जेक्टिव इज, उनका यही ऑब्जेक्टिव था कि आपका इंडिपेंडेंट पाथ होना चाहिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। और इंडिया जो था वो इंडिया दोनों पॉइंट पे काम कर रहा था, कैपिटलिज्म पे भी उसको काम करना था और सोशलिज्म पे भी उसको काम करना था, दोनों चीजों पे काम करना था। अब ऑथर ने फिर आगे समझाया कि भाई नैम फेल क्यों हो गया, व्हाई देयर इज अ फेलियर इन द नैम। सो व्हाट हैपेंड, नैम फेल क्यों हुआ? सो देर आर मैनी इश्यूज। फर्स्ट वन इज अबाउट कि नाम जो है वो एक ग्रुप बन के नहीं, एक ग्रुप बन के नहीं रह पाया। बहुत सारे जो नेशंस थे उन्होंने सपोर्ट कर दिया किसको? आपका, किसी ने यूएस को किया, किसी ने यूएसएसआर को कर दिया। सो नाम एक ग्रुप बन के नहीं रह पाया। जैसे कि आपका जैसे यूएस ने अपना ग्रुप बना के रखा, यूएसआर ने अपना ग्रुप बना के रखा, लेकिन कुछ कुछ नेशन ऐसे थे नॉन लाइन मूवमेंट में जो कि एक साथ रह नहीं पाए। फिर उसके बाद यूगोस्लाविया का डिसइंटीग्रेशन हो गया। फिर इजिप्ट हार्डकोर बेसिकली आपके शारिया लॉ पे रेगुलेट होने लगा। सो बिकॉज ऑफ दीज बेसिकली प्रॉब्लम्स, नाम जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, नाम का ये सबसे बड़ा फेलियर रहा। और इंडिया भी थोड़ा इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया। ठीक है। लेकिन हाँ, नाम के कुछ कुछ रेलेवेंस रहे हैं। नाम के वर्ल्ड पीस को लेकर रेलेवेंस रहा, थर्ड वर्ल्ड नेशन को लेकर उसको बहुत बड़ा रेलेवेंस रहा। उसने यूएन को सपोर्ट किया, उसने वो चाहता था कि वर्ल्ड ऑर्डर में सबकी वैल्यू हो, सब इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर हो। डेवलपिंग कंट्रीज का इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व था, कल्चर डाइवर्सिटी और ह्यूमन राइट्स पे उसने फोकस किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे उसने फोकस किया, इकोनॉमिक ग्रोथ पे उसने फोकस किया। तो वही चीज ऑथर बताना चाह रहे हैं कि अभी जो है नैम को फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। अगर नैम रिवाइव हो जाता है तो ये एनी डे सारे नेशंस के लिए, जितने भी नैम के अभी कंट्रीज हैं, उन सब के लिए बेनिफिशियल होगा। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल यूज अगेन, सो व्हाट हैपेंड, सो सेंटर ने एक स्टेप लिया था कि पेट्रोल और डीजल से उन्होंने अपने कट डाउन कर दिया, रेट्स को कट डाउन किया, पेट्रोल 5 रुपए और डीजल पे 10 रुपए। अब उसके बाद सेंटर अब क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स द स्टेट्स, नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स कि भैया इकोनॉमिक रिकवरी पे काम करिए अब आप, है ना, इकोनॉमिक रिकवरी पे आप काम करिए। फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनकी मीटिंग होस्ट होगी अभी सारे सीएम्स के साथ, शी विल होस्ट दी मीटिंग। और 18 नवंबर को मोदी जी बहुत सारे बड़े बड़े बैंकर्स से मिलेंगे। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, हाँ, जो चीज मैं आपको फर्स्ट में बता रहा था ना कि डेटा, अब ये डेटा, हाँ, अगर नेशनल अचीवमेंट सर्वे टेस्ट होता है तब हमें पता लगेगा कि गवर्नमेंट ने लर्निंग गैप को कितना कम किया, है ना। तो एक नेशनल वाइड टेस्ट हो
गवर्नमेंट की रिपोर्ट हो, तब जाके वो डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, अगर ये टेस्ट होता है और फिर हमें डेटा समझ में आता है तो वो डेटा हमें याद करने की जरूरत है। सो गवर्नमेंट टू एक्सेस लर्निंग एप्स वाया नेशनल वाइड डेटा। तो लर्निंग एप्स का जो असेसमेंट है वो गवर्नमेंट करेगा, उसके लिए वो टेस्ट कंडक्ट कराएगा ऑल इंडिया लेवल पर। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, तो कल हमने एक न्यूज पढ़ी थी कि कोलिजियम ने क्या किया, कि कोलिजियम ने मद्रास हाई कोर्ट के सीजे को ट्रांसफर कर दिया मेघालय हाई कोर्ट को सीजे में, मेघालय हाई कोर्ट में एज अ सीजे। बट वही मद्रास हाई कोर्ट के जो बहुत सारे लॉयर्स, अराउंड 200 लॉयर्स, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया इन द फेवर ऑफ जज, इन द फेवर ऑफ सीजे ऑफ मद्रास हाई कोर्ट जो अभी जा रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि भाई कोलिजियम ने ऐसा स्टेप क्यों लिया। मद्रास हाई कोर्ट जहां पर हर साल अराउंड 35,000 केसेस आते हैं और जिसमें 70 से ज्यादा जजेस है, 50 से ज्यादा जजेस है, आप उनको उस हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर रहे हो जहां पर सिर्फ 2 ही जजेस है और जहां पर एक महीने में सिर्फ 30 से 35 केसेस आते हैं। ऐसा क्यों? ये बेसिकली क्वेश्चन रेज किया है इन लोगों ने कोलिजियम पर। मूविंग फर्दर, सो अभी एक यूपी में इंसिडेंट हुआ कि एक पर्सन 22 ईयर ओल्ड मुस्लिम पर्सन, उसका रिलीजन मुस्लिम था, उसकी कस्टोडियल डेथ हो गई। तो व्हाट हैपन, तो माइनॉरिटीज पैनल जो है उन्होंने यूपी के डीजीपी को बेसिकली नोटिस इशू किया है ऑन द कस्टोडियल डेथ। अब कस्टोडियल डेथ का मतलब क्या है? कस्टोडियल डेथ का मतलब है कि आपने किसी पर्सन को कस्टडी में लिया और उसकी कस्टडी में ही डेथ हो जाए, है ना। तो अभी एक ऐसा केस आया है यूपी में जो हम कल हमने पढ़ा भी नहीं क्योंकि वो रीजनल केस था, लेकिन हमारे लिए जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है वो है कस्टोडियल डेथ, द इशू ऑफ कस्टोडियल डेथ। कस्टोडियल डेथ होता क्या है और इसको लेकर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात सबसे पहली बात आपको पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनानी चाहिए। अगर आपने पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बना ली तो बहुत सारी चीजें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि भाई अगर पुलिस कोई गलत काम करती है ना, तो भाई पुलिस की कंप्लेंट आप कहां करोगे? पुलिस ऑफिसर के पास। भाई पुलिस ऑफिसर कैसे एक्शन ले लेगा अपने ही बेसिकली सबॉर्डिनेट पर? तो इसीलिए एक अलग से बॉडी होनी चाहिए, अलग से अथॉरिटी होनी चाहिए, दैट शुड बी नोन एज पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, जहां पर आप पुलिस की कंप्लेंट कर सकते हो। मूविंग फर्दर, सो प्राइम मिनिस्टर मोदी आज काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करेंगे। तो भाई काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट है क्या? तो काशी प्रोजेक्ट कॉरिडोर, अगर हम बनारस की हम बात करते हैं तो बनारस पे हमें दिमाग में क्या आता है? मंदिर, और मंदिर के साथ घाट, है ना भाई। तो लेकिन बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, घाट और मंदिर में कनेक्टिविटी नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि एमपी भी है बनारस से, उन्होंने उनका एक प्रोजेक्ट था कि भाई हम मंदिर को कनेक्ट करेंगे घाट से, जिससे बहुत सारी जो चीजें लोगों ने इंक्रोचमेंट करके रखा हुआ है वो हटाया जाएगा, गंदगी है जो हटाई जाएगी, कि मंदिर और घाट सीधे कनेक्ट हो जाए। तो वही चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसके प्रोजेक्ट को नाम क्या दिया? काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट, और वो उसका इनॉग्रेशन भी हो गया कल। तो भाई मंदिर से घाट को जोड़ने का काम है काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट। मूविंग फर्दर, सो अगेन ऑन द नेशनल पेज व्हाट हैपेंड, सो सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी नॉट सुप्रीम कोर्ट, सो व्हाट हैपेंड, सो इंडियन आर्मी ने कल 11 विमेन आर्मी ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दे दिया। तो पहले विमेन को सिर्फ एसएससी होता था, शॉर्ट सर्विस कमीशन दी जाती थी, है ना, 10+4 ईयर्स के लिए जॉब मिलती थी। उसके बाद वो उनको रिटायरमेंट होना पड़ता था। परमानेंट कमीशन मतलब टिल एज ऑफ रिटायरमेंट जॉब सिर्फ मेंस के लिए रिजर्व हुआ करती थी। बट एक केस हुआ था बबीता पूनिया वर्सेस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसमें जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये जो पॉइंट है इट्स अगेंस्ट दी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, जिसके चलते हम परमानेंट कमीशन अलाउ करते हैं मैन और वुमेन दोनों के लिए। सो जो हमारे बेसिकली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है विपिन रावत, जनरल विपिन रावत, उन्होंने बोला है कि बिकॉज ऑफ द पैंडमिक साइबर क्राइम्स में 500 से ज्यादा 500% इंक्रीमेंट हुआ है साइबर क्राइम्स में, ये उन्होंने बताया। 500% ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है इन दी साइबर क्राइम्स during the pandemic. Moving further, so on the world news, what happened? So China Communist Party hails man Xi after historic meet. So भाई 4 दिन की जो हिस्टोरिक मीट थी कम्युनिस्ट पार्टी की, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की, उसमें जी जिनपिंग जो कि बेसिकली प्रेसिडेंट है चाइना के, उनकी पोजीशन को फिर से कंफर्म कर दिया कि वो ही प्रेसिडेंट रहेंगे, जनरल सेक्रेटरी रहेंगे कम्युनिस्ट पार्टी के भी फॉर द थर्ड टेन्योर। और
हिल्समैन को उनको खिताब मिल गया। तो हिल्समैन का खिताब ये सेकंड टाइम किसी को चाइना में मिला है। पहली बार मिला था किसको? आपके माओ डोंग को। ठीक है, अब ये सेकंड टाइम किसको मिल गया? जी जिनपिंग को। मूविंग फर्दर, सो इकोनॉमिक न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे with some exciting news, some exciting current affairs. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।